नमस्ते बच्चों, शिक्षा सागर के ऑनलाइन क्लास में मैं गंगाधर विश्वास आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज से हम 10th क्लास के साइंस स्टार्ट कर रहे हैं। 10th क्लास के साइंस स्टार्ट कर रहे हैं। अब 10th क्लास के साइंस में आपके 1 से लेकर 5 चैप्टर तक। सबसे पहले थोड़ा सिलेबस की बात करें तो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है आपका, उसमें 1 से लेकर 5 तक आपका केमिस्ट्री वाला पोर्शन है। फिर उसके बाद आपके बायोलॉजी वाला पोर्शन है और बायोलॉजी की बाद फिजिक्स वाला पोर्शन है। तो बच्चों, हम सबसे पहले केमिस्ट्री वाले पोर्शन के बारे में बात करेंगे। और केमिस्ट्री वाले पोर्शन में देखो, केमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना होता है? तत्वों के नाम, यौगिक वगैरह, रासायनिक अभिक्रिया वगैरह। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले बेसिक जानना होगा इसका। मतलब हम सबसे पहले बेसिक जानेंगे। अब बेसिक में क्या पढ़ेंगे हम? तो बेसिक में यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है? तो बेसिक में बेसिक में देखो, एक तो हमें तत्वों के नाम पता होने चाहिए। अच्छा, तत्वों के नाम ऐसे तो 114 तक है, लेकिन हमें केवल 30 नाम याद रखना है। 30 को याद रखना है, 1 से लेकर 30 नाम याद रखना है। उसमें से 1 से लेकर 20 तक तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो हमें 30 नाम याद करना है। अब ये नाम याद करने से क्या मतलब है? इसका नंबर भी याद रखना है, प्रतीक भी याद रखना है और नाम भी याद रखना है। अब इससे हमें फायदा क्या होगा कि उसके आधार पर हम उसके आयंस के बारे में बता पाएंगे कि किसका आयंस कितना है, मतलब उसकी संयोजकता कितना है, ये बता पाएंगे। और संयोजकता के बाद हमें ये पता चल जाएगा जैसे कि कोई भी अणुसूत्र कैसे लिखा जाता है। अब अणुसूत्र की बात करें, जैसे कि H2O होता है। अब H2O में H के नीचे 2 लगता है, तो ये 2 क्यों लगता है? O के नीचे कुछ भी क्यों नहीं लगता? तो इसके बारे में हम जानेंगे। अच्छा देखो, ये जानने पर ही हम रासायनिक अभिक्रिया पढ़ पाएंगे, तत्व यौगिक बना पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। तो केमिस्ट्री में हमें अणुसूत्र लिखना तो आना चाहिए। बस ये 1 से लेकर 5 चैप्टर आपका पूरा यहीं से क्लियर हो जाएगा अगर बेसिक आपको अच्छे से आता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर सबसे पहले हम तत्वों के नाम के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग साथ में लिखते भी चलना। सबसे पहले हम तत्वों के नाम लिखेंगे। अब तत्वों के नाम में सबसे पहले हमें एक तो इसकी क्रम संख्या याद रखना है और साथ में इसका नाम भी याद रखना है और इसका हमें प्रतीक भी याद रखना है। अब क्रम संख्या का मतलब उसका क्रमांक याद रखना ही है ना। क्रमांक इंपॉर्टेंट है इसमें। अब क्रमांक में सबसे पहले नंबर पे आता है हाइड्रोजन। साथ में लिखते भी चलना बच्चों, हाइड्रोजन का प्रतीक होता है कैपिटल H। अच्छा, इसमें एक खास बात यह है, ध्यान रखना कि जब भी किसी तत्व का प्रतीक लिखा जाता है तो प्रतीक में पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, और अगर 2 अक्षर आता है तो पहला कैपिटल लेटर और दूसरा स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमेशा एक ही अक्षर आएगा तो वो पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में हमें लिखना है। फिर दूसरे नंबर पे हीलियम आता है, हीलियम, और हीलियम का प्रतीक होता है He। पहला कैपिटल लेटर और दूसरा स्मॉल लेटर में लिखना है। फिर तीसरे नंबर पे आता है लिथियम, लिथियम जिसका प्रतीक होता है Li। लिथियम का प्रतीक Li। चौथे नंबर पे बेरिलियम, बेरिलियम और इसका प्रतीक होता है Be। और 5वें नंबर पे आता है बोरोन, बोरोन और इसका प्रतीक होता है B। और 6ठे नंबर पे आता है कार्बन, कार्बन का प्रतीक होता है C। 7वें नंबर पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का प्रतीक होता है कैपिटल N। ये सारे पहले अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे और अगर 2 अक्षर आता है तो स्मॉल लेटर में लिखना है। फिर 8वें नंबर पे आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और इसका प्रतीक होता है कैपिटल O। 9वें नंबर पे आता है फ्लोरीन,
फ्लोरीन और इसका प्रतीक होता है कैपिटल F। 10वें नंबर पे आता है नियोन और इसका प्रतीक होता है N, कैपिटल N और स्मॉल लेटर में E रहेगा। ठीक है। 11वें नंबर पे आता है सोडियम और इसका प्रतीक होता है Na। 12वें नंबर पे आता है मैग्नीशियम और इसका प्रतीक होता है कैपिटल M और स्मॉल G। ठीक है। देखो ये सारे तत्व कहीं हमारे भू प्रॉपर्टी से प्राप्त किए गए तत्व है ना। ये सारी चीजें मिलता है, कोई गैस है, कोई अपने पृथ्वी से प्राप्त किए गए तत्व है, तो ये सारे अवेलेबल है। ठीक है। अब जैसे कि हम बात करें कार्बन जैसे कोयला में कार्बन होता है, हीरा में कार्बन होता है, तो ये कार्बन उसमें पाया जाता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये अपना गैस होता है। ऑक्सीजन हमारे प्राणवायु गैस माना जाते हैं। ठीक है। इसके बाद 13वें नंबर पे आता है एल्यूमिनियम और इसका प्रतीक होता है Al। 14 नंबर पे आता है सिलिकॉन और इसका प्रतीक होता है Si। ये सिलिकॉन जो है ना, सिलिकॉन आपने सीमेंट में देखा होगा। जब सीमेंट को हम पानी में घोलते हैं ना, तो पानी में घोलते हैं तो ऊपर जो एक जैसे सिल्वर कलर का एक परत चढ़ जाता है, वो जो परत होता है ना वो सिलिका का बना होता है। सिलिका जो होता है वो सिलिकॉन का एक बहुलक माना जाता है। ठीक है। तो सिलिकॉन है। फिर उसके बाद 15 नंबर पे आता है फास्फोरस और इसका प्रतीक होता है P। 16 नंबर पे हम बात करते हैं सल्फर और इसका प्रतीक होता है S। और 17 नंबर पे आता है क्लोरीन और इसका प्रतीक होता है Cl। 18 नंबर पे आता है ऑर्गन और इसका प्रतीक होता है Ar। 19 नंबर पे आता है पोटेशियम और इसका प्रतीक होता है K, कैपिटल K आएगा। और 20वें नंबर पे आता है कैल्शियम और इस कैल्शियम का प्रतीक होता है Ca। ठीक है बच्चों, ये अपना 20 तक नाम तो आपको डायरेक्ट याद रखना ही है। 20 तक नाम में पहले में हाइड्रोजन, दूसरे में हीलियम, तो अच्छे से याद रखना। हाइड्रोजन का प्रतीक H होता है, दूसरे नंबर पे हीलियम आता है, तीसरे में लिथियम, चौथे पे बेरिलियम, पांचवें पे बोरोन, छठे पे कार्बन, सातवें पे नाइट्रोजन, आठवें पे ऑक्सीजन का प्रतीक O होता है, फ्लोरीन F, फिर 10वें पे नियोन, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। 11, 12, 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16। ठीक है। तो ये सारे 20 तक नाम है। सल्फर के बाद क्लोरीन Cl उसका प्रतीक होता है, ऑर्गन Ar होता है, पोटेशियम K होता है और कैल्शियम Ca होता है। ठीक है। अब बच्चों इसके बाद जो 21 से लेकर 30 तक का जो नाम है, ये थोड़ा अटपटा नाम आता है, तो इसको हम ट्रिक से याद रखेंगे ना। तो ट्रिक भी लिखाऊंगा मैं आपको, तो ये तो आप लिख लेना पहले और स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 तक अगर नाम की बात करें तो इसको मैं ट्रिक से याद रखना है ना, तो थोड़ा आगे से थोड़ा जगह भी छोड़ देना आप, यहाँ पर हम ट्रिक लिख लेंगे। ठीक है। अब 21 पे जो आता है स्कैंडेनियम और इसका प्रतीक होता है Sc। 22 पे आता है वेनेडियम और इसका प्रतीक होता है V। 23 पे आता है क्रोमियम और इसका प्रतीक होता है Cr। 24वें नंबर पे आता है
सॉरी यहाँ पर थोड़ा, इसको हम टाइटेनियम, इसका प्रतीक होता है Ti। फिर वेनेडियम का प्रतीक V होता है। फिर क्रोमियम का प्रतीक Cr होता है। फिर आता है मैग्नीज, 25वें नंबर पे मैग्नीज, और मैग्नीज का प्रतीक होता है Mn। ठीक है। इसके बाद फेरिक, या फिर इसको हम आयरन भी कहते हैं, आयरन, और जिसको हम लोहा के नाम से जानते हैं ना, लोहा, और उसका प्रतीक होता है Fe। फेरिक के बाद कोबाल्ट का प्रतीक होता है Co। फिर निकल का प्रतीक होता है Ni। और इसके बाद कॉपर का प्रतीक होता है Cu, कॉपर, जिसको हम तांबा भी कहते हैं, कॉपर। और कॉपर के बाद 30वें नंबर पे आता है जिंक, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, जस्ता, और इसका प्रतीक होता है Zn। ठीक है बच्चों। अब इसका ट्रिक क्या होगा, तो ट्रिक ऐसे याद रखना, देखो थोड़ा क्रिकेट में चलेंगे अपन। तो क्रिकेट में सचिन तो जानते होंगे सभी, सचिन तेंदुलकर, वाडेकर, सचिन तेंदुलकर, वाडेकर, मांगे, फील्डिंग, कुंबले ने कप जीता। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, कुंबले और कप ये दोनों क से आता है, तो यहाँ पर कोबाल्ट होता है और बाद में कॉपर आता है। ठीक है। सचिन SC, तेंदुलकर TI, वाडेकर V, और कर का मतलब CR। ठीक है। मांगे MN, फील्डिंग FE, कुंबले CO, ने मतलब निकल NI, और कप मतलब कॉपर CU, और जीता का मतलब Zn। ठीक है बच्चों। तो ऐसे याद रखना, सचिन तेंदुलकर, वाडेकर, मांगे, फील्डिंग, कुंबले ने कप जीता। सचिन तेंदुलकर, वाडेकर, मांगे, फील्डिंग, कुंबले ने कप जीता। याद हो जाएगा बच्चों। अब इसके बाद आगे हम बात करें, सभी ने लिख लिया होगा, आगे हम देखो तत्वों के नाम में कुछ अन्य नाम भी हमें याद रखने हैं। अन्य नाम के रूप में हमें क्या क्या याद रखना है, तो अन्य नाम में देखो इसमें कुछ नाम ऐसे भी है जो काम आते रहते हैं ना 114 में, जो नाम है। एक तो हम सोना की बात करते हैं, सोना जिसको हम गोल्ड भी कहते हैं। अच्छा, गोल्ड का जो प्रतीक होता है, प्रतीक याद रखना हमें, गोल्ड का प्रतीक AU होता है। ठीक है, ये तो गोल्ड होता है। उसके बाद एक नाम आपको प्लेटिनियम का भी याद रखना है, प्लेटिनियम। अच्छा, ये प्लेटिनियम जो है ना, ये प्लेटिनियम, इसका प्रतीक तो PT होता है। और प्लेटिनियम जो है ये आपने देखा होगा, पत्ती आता है, पत्ती, ब्लेड, वो प्लेटिनियम का बना होता है, क्योंकि ये क्या होता है, इस पर जंग बहुत कम लगता है, इसलिए वो प्लेटिनियम का बनाया जाता है। ठीक है, तो प्लेटिनियम, इसका PT। फिर एक आता है मरकरी। मरकरी को हम पारा भी कहते हैं, पारा, या फिर इसको हम पारद भी कहते हैं। ध्यान रखना, किसी भी नाम से आ सकता है। तो इसका जो प्रतीक होता है वो होता है Hg। पारा का प्रतीक क्या होता है, Hg होता है। उसके बाद आगे अगर और बात करें, एक तो आयोडीन का याद रखना है। आयोडीन का क्या होता है, I होता है। ठीक है, आयोडीन। एक है ब्रोमीन,
ब्रोमीन का भी याद रखना है, ब्रोमीन का प्रतीक होता है Br। ठीक है बच्चों, ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, इनको हमें डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, एक नाम और है चांदी, या इसको हम क्या बोलते हैं, सिल्वर, और इसका प्रतीक क्या होता है Ag। ठीक है बच्चों, नोट कर लेना इसको। अब इसके बाद अगर आगे बात करें हम, तो ये तो अन्य नाम हो गए सारे। अन्य नाम के बाद नोट कर लेना, इसके बाद अगर आगे बात करें, देखो ये तत्वों के नाम अब कैसे काम आता है। अब थोड़ा सा देखो, नाम ये प्रतीक वगैरह हमने सारी चीज़ें लिख लिया ना, अब प्रतीक को हमें समझना है कि इसको लिखा क्यों, इसका नंबर क्यों याद रखना है हमें। तो नंबर याद रखने का क्या कारण है, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो देखना बच्चों कि जैसे कि सोडियम है ना, अब सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 नंबर पे आता है, उसका प्रतीक क्या होता है Na होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 और उसका प्रतीक क्या होता है Na होता है। ठीक है बच्चों, अब Na प्रतीक और 11 नंबर है ना, तो ये 11 नंबर से क्या पता चलता है, पता है 11 नंबर से हमें यह पता चलता है कि सोडियम के अंदर तो 11 तो प्रोटॉन है और 11 ही क्या है इलेक्ट्रॉन। देखो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इनके बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो क्या होता है, ये सारे उसके नाभिक के अंदर होता है ना। नाभिक देखो, परमाणु के अंदर सबसे बीच वाला भाग क्या होता है, उसका नाभिक होता है, और सबसे बीच वाला भाग नाभिक होता है, और उस नाभिक के अंदर सारे प्रोटॉन स्थित होता है। मतलब ऐसा कहा जाता है, आपने 9th क्लास में रदरफोर्ड का प्रयोग पढ़ा है। रदरफोर्ड क्या बोलता है कि परमाणु का उसने किसी सोने की पतली पन्नी पर उसने अल्फा कण का बौछार करवाया था। अल्फा कण के बौछार करवाने से क्या पता लगा कि अधिकांश अल्फा कण तो सीधे गुजर गए, और कुछ अल्फा कण कुछ कोणों से गुजरे, कुछ कोण बनाते हुए, यहाँ से टकराकर कुछ कोण बनाते हुए गुजरे, और कुछ अल्फा कण तो मतलब उसने बहुत सारे अल्फा कण का प्रयोग किया, तो उसमें एक या दो अल्फा कण जो है उस पन्नी से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट आता है। इसका मतलब उसने क्या कहा, इसने निष्कर्ष ऐसा निकला कि परमाणु का अधिकतम भाग तो क्या होता है, खोखला होता है, और परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके एक केंद्र पर विद्यमान होता है, और उस केंद्र को हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। ठीक है, नाभिक कहते हैं। अब देखो ये परमाणु के नाभिक में उसका संपूर्ण धनावेशित एकत्रित रहता है। जैसे इसमें 11 प्रोटॉन है, तो 11 के 11 प्रोटॉन कहाँ पर रहता है, उसके नाभिक के अंदर रहता है। और नाभिक के बाद इसके अलग अलग कक्षा होते हैं, अब कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे उपस्थित होते हैं, तो फर्स्ट कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकेंड कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकेंड कक्षा में देखो इसका कक्षा को भरने का तरीका होता है कि पहली कक्षा में 2 से ज़्यादा नहीं आता, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में भी 8, चौथी कक्षा में 18, पाँचवीं कक्षा में 18, तो 2 8 8 18 18 32 32 ऐसे आता है। इसको कॉपी के ऊपर लिख लेना, काम आ जाता है ना। तो 2 8 8 18 18 32 32 होता है, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ 3 तक, ये 3 ही इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही जानना है ना, और कोई मतलब नहीं है। अब जैसे कि पहली कक्षा में 2 से ज़्यादा नहीं आ सकता, तो सोडियम के पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, अब उसके पास है 11। अब दूसरी कक्षा में तो 8 से ज़्यादा नहीं आ सकता, तो दूसरी कक्षा में 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इसके पास कितने हो गए, 2 और 8 10 हो गए, अब 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कक्षा में व्यवस्थित रहता है। ठीक है, बाह्यतम कक्षा में व्यवस्थित होता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन इसमें देखो, अब ये नाभिक जो होता है सारा धनावेशित
धनावेश यहाँ पर विद्यमान होता है और ये सभी इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है। आकर्षित करता है तो इन इलेक्ट्रॉनों को बांधे रखने का काम करता है। अब अगर ये बाह्यतम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसको थोड़ा सा ऊर्जा देने पर ही ये क्या हो जाता है, अपनी कक्षा से बाहर चला जाता है। अपनी कक्षा से थोड़ा सा इसको ऊर्जा देते हैं तो ये भाग जाता है, क्योंकि इस पर आकर्षण बहुत कम होता है, नाभिक का आकर्षण बहुत कम होता है, क्योंकि ये बाहर वाले कक्षा में। और क्या होता है कि जैसे कि नियोन जो होता है, नियोन क्या होता है, नियोन आपने सुना होगा, नियोन, ऑर्गन, ये सारे अक्रिय गैस होते हैं। अब नियोन के अगर बात करें तो उसके पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में कितने होते हैं, 8 होते हैं, क्योंकि नियोन का परमाणु क्रमांक 10 है। तो इसका कुल मिला के 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। देखो यहाँ पर क्या है, नियोन का अष्टक पूरा रहता है, अष्टक पूरा रहता है, इसीलिए नियोन, ऑर्गन, हीलियम, ये इनका अष्टक पूरा होने के कारण ये वायुमंडल में मुक्त स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं और इनको हम अक्रिय गैस भी कहते हैं। किसी के साथ कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं करता है। इसीलिए हर कोई परमाणु क्या चाहता है कि अपना जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो अक्रिय गैस के समान हो जाए। अब अक्रिय गैस के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए इसको थोड़ा सा ऊर्जा देते ही ये इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, और इलेक्ट्रॉन को त्याग देने के बाद इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 10 इलेक्ट्रॉन बच गए। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये कक्षा को छोड़ के भाग गया, ये इसको भगा दिया। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10 इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन कितने थे इसके पास, प्रोटॉन तो वही रहेगा। अब यहाँ पर देखो 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर प्रोटॉन मतलब प्लस वाली संख्या एक ज़्यादा है, इसीलिए सोडियम का जो परमाणु के ऊपर जो, इसको हम +1 या फिर ओनली सोडियम प्लस के रूप में लिखते हैं। तो सोडियम का ये जो विन्यास है, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, आयंस भी कह सकते हैं, या फिर इसको हम मूलक भी कह सकते हैं। तो सोडियम +1 बनाता है। ऐसे ही अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, मतलब इसके पास 17 तो इलेक्ट्रॉन और 17 ही क्या है, प्रोटॉन। तो सारे प्रोटॉन क्लोरीन के कहाँ पर रहता है, बीच में रहता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन। और आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आखिरी कक्षा में ये 8 हो गए, 8 और 2 10 हो गए। तो आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, 5, 6, 7। अब यहाँ पर देखो, अब अष्टक को पूरा करने के लिए इसको क्या करना है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन त्याग दे या फिर 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। अब कौन सा आसान रहेगा, 7 को त्यागना आसान रहेगा या 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना आसान रहेगा। तो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन को अगर त्यागे ना तो ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है। अब इतना ऊर्जा कहाँ से लाएगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या करता है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करता है। 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना सीधा रहता है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 तो इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन कितने, प्रोटॉन तो वही है पहले जितना था, 17 प्रोटॉन। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का आधिक्य हुआ, और इलेक्ट्रॉन का आधिक्य हुआ तो इसमें इसका जो विन्यास होता है -1, या फिर इसको हम केवल Cl- के द्वारा भी व्यक्त करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमें सारे परमाणु क्रमांक के आधार पर उसका प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में जानकारी मिलता है। अब आप सोच रहे हो कि इतना सारा, ये सारी चीज़ें देखो कोई काम का नहीं है, बस अपन को क्या याद रखना है कि Cl- बनाता है और Na+ बनाता है। ठीक है, इससे हमें ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था, बाकी इससे कोई मतलब नहीं है। हमें केवल आयंस याद रखने हैं कि सोडियम Na+ बनाता है, मैग्नीशियम Mg+2 बनाता है, Mg+2 बनाता है, और एल्यूमिनियम Al+3, या ये प्लस आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं ना, ऐसा नहीं कि आगे लिख रहे हैं बोल रहे हैं पीछे, तो आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं। 2+ बनाता है और 3+ बनाता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या बात करें कि
हमें सिर्फ ये आयन्स याद रखने हैं। ठीक है बच्चों, तो परमाणु क्रमांक तो याद रखना ही है हमें सभी का। ठीक है, परमाणु क्रमांक के आधार पर हमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी मिलता है। उसके बाद हमें मैग्नीशियम, अब देखो मैग्नीशियम का +2 इसलिए बनता है क्योंकि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है। पहली कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 हो गया। अब तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2 और 8 10 हो गया, बचा 2। तो तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन और रहेंगे। अब इसको या तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे या 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दे, तभी उसका अष्टक पूरा होगा। तो ये क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, और 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागते ही ये क्या बना देता है? 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा मतलब इसके पास 12 तो प्रोटॉन रह जाता है और 10 इलेक्ट्रॉन रह जाता है। मतलब 2 प्रोटॉन मतलब प्लस वाली संख्या ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर Mg+2 बनाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम देखो अपना परमाणु क्रमांक हो गया। अब हम आयंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एक आयंस के बारे में बात करेंगे, और आयंस जिसको हम मूलक भी कहते हैं ना। अब मूलक के बारे में अगर बात करें हम, तो इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे मूलक के बारे में, और मूलक के साथ में हम अगली क्लास में अणु यौगिक वगैरह बनाना भी सीखेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।